Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 11th of June 2024. First of all, we are talking about the chip industry and how it will be facing the crunch of 3 lakh professionals by 2027. तो ये स्टडी आई है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि 300 प्रोमिनेंट कॉलेजेस जो हैं इंडिया के अंदर दे आर ऑफरिंग द स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑन सेमीकंडक्टर, जो कि टैलेंट गैप जो है उसको ब्रिज करने में हमारी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा 212 फोल्ड जंप हमें देखने को मिला है अप्रेंटिसशिप में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है हमारी उसके अंदर बेसिकली जो लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो ऑफर करती है 37 कोर्सेज। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टैलेंट गैप को ब्रिज करने के लिए इन इंडिया। तो टैलेंट शॉर्टेज जिसमें क्रिटिकल डिजाइनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड पैकेजिंग जैसी स्किल्स का होना जरूरी हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम निकाल सकते हैं जिसमें पर्सनलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन की हम बात कर सकते हैं। 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम जो है गवर्नमेंट लेके आ रही है, दैट इज अप्रूव्ड 4 प्रोजेक्ट सो फार, जिसमें से पहला जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा इन धोलावीरा गुजरात बाय द ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोलैबोरेशन में, जिसकी कैपेसिटी होगी कि 50,000 वॉफर्स पर मंथ वो बना पाएगा। तो जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, जो चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स भी उस चिप के अंदर ना जाए। अगर एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी बनाते हुए चिप के अंदर चला जाता है तो वो चिप खराब हो जाती है। इसीलिए इन्वायरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग चाहिए होता है हमें, एंड स्किल्स भी एडवांस चाहिए होती हैं। तो मेजर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की भी बात करते हैं तो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए, नेदरलैंड्स एंड ऑल्सो कुछ एमर्जिंग प्रोड्यूसर्स जैसे कि जर्मनी, ये लीड करते हैं। इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करे सेमीकंडक्टर वॉफर फैब्रिकेशन यूनिट्स, फैब यूनिट्स को, बट अभी हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स शॉर्टेज है एंड एक तरीके से और भी कॉम्पिटिटिव बेसिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे कि चाइना हो जाता है या फिर वियतनाम जैसी कंट्रीज हो जाती हैं। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वाटर का प्रोडक्शन चाहिए होता है फैब यूनिट्स को, एन अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स होने चाहिए, एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए होता है कॉन्टिन्यूसली। तो R&D डिजाइंस, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, इन सब का होना जरूरी है, जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स इम्पार्ट करके हम ग्राउंड लेवल से ही, कॉलेज लेवल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो 300 कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज दे रहे हैं बच्चों को ऑन दी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो AI पावर्ड चिप्स की भी बात होती है, AI पावर्ड चिप डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये और ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं फॉर प्रोफेशनल्स हु आर स्किल्ड इन AI, IoT एंड 5G, जो कि चिप मेकिंग प्रोसेस को भी फास्टन कर देगा और ज्यादा। तो NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जो कि स्किल शॉर्टेज को एड्रेस करता है ऑन वेरियस लेवल्स ऑफ एंट्री लेवल वर्क। एंड हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसका भी हम बात करते हैं अगर स्किल डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो 12 फोल्ड इंक्रीज हमें देखने को मिला है जो इनरोलमेंट है इन दी कोर्सेज रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल सिस्टम सेट टू बी ओवरहॉल्ड टू बेटर क्वालिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है ओवरहॉलिंग की, जिसमें द एडिशनल सर्वेज आर इंक्लूडेड, डेटा लीकेज जो है उसको फिक्स करना इज इंक्लूडेड, एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीजेस एंड ट्वीकिंग। तो ये सारे मेजर्स लेने की यहाँ पे बात हो रही है ताकि जो मेथोडोलॉजी है कंप्यूटिंग दी सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसको हम प्रिसाइज रख पाए। तो वन की प्रपोजल जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, इट इज being considered is to minimum errors and discrepancies in the macroeconomic indicators, जैसे GDP है या फिर IIP की यहाँ पे बात हो रही है, इंडेक्स
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि बेसिकली जो चेंजेस होते हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको मेजर करता है। एनएसओ जो है वो कंपाइल करता है, मंथली बेसिस पे पब्लिश करता है। तो बड़े सेक्टर जैसे कि माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उनका एक्यूरेट होना। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर, जो कि हमें आगे आने वाली स्कीम्स के लिए भी एक ग्राउंड लेवल देता है। तो 8 कोर सेक्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, जिनको वेटेज दी जाती है। एंड ये जो कोर सेक्टर्स हैं दे कंप्राइज 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स, जो कि आईआईपी इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट PMAY, दैट स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिकली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि असिस्टेंस प्रोवाइड की गई टू 30 मिलियन एडिशनल रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स, ताकि कंस्ट्रक्ट किया जा सके उनका हाउस, जो कि अभी प्रपोज किया गया। 2015 से 16 के बीच में इसको लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हुआ। जिसके बाद जो एलिजिबल रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स हैं उनको बेसिकली एक घर बना के दिया, एंड ऑल्सो विद द बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज में इंक्लूडेड होता है कि हाउस होल्ड टॉयलेट्स इंक्लूडेड होने चाहिए, LPG कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, ताकि फंक्शनल बेसिक एमिनिटीज आपको घर के अंदर मिल पाए, एंड ऑल्सो टैप वाटर। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो लो और मॉडरेट इनकम रेजिडेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उनको टारगेट करती है ये स्कीम। अर्बन पुअर एक कंपोनेंट हो जाता है इसका, एंड रूरल पुअर एक कंपोनेंट हो जाता है। बेनिफिशियरीज कौन कौन हो सकते हैं? तो लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इसके अलावा EWS में जो आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है इसके अंदर, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन की बात होती है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है हर इंडिविजुअल को, ताकि वो अपना घर कंस्ट्रक्ट कर पाए या फिर और जो बेसिक कम्युनिटीज है उनको एनहांस कर पाए। इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, मतलब जो स्लम ड्वेलर्स हैं एलिजिबल इस कैटेगरी के अंदर, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं हाउसेस की। एंड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफर की जाती है ऑन होम लोन्स, जो कि EWS, लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरीज में आते हैं। जो स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा जैसी जो स्कीम्स हैं उनका यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरलिंकेज भी देखी जाती है। जैसे कि टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन के लिए स्वच्छ भारत भारत मिशन स्कीम्स के अंदर हम यूज करते हैं रिसोर्सेस, एंड ऑल्सो मनरेगा जिसमें वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, उन रिसोर्सेस को हम यूज करते हैं, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम्स की भी प्रोडक्टिविटी हम आगे बढ़ा पाए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये 3 ग्रुप्स के लिए। नेक्स्ट, फैब स्टार्टअप्स टू सी continuity in policies, it will help the group. फैब स्टार्टअप्स की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो देखी जा रही है यहाँ पे, दैट इज $100.2 billion बाय 2032 एट 20.1%। 76,000 करोड़ का आउटले जो है वो अप्रूव किया गया है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट विल बी डेवलप्ड इन इंडिया, जिसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर ये किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो ये बेसिकली ऑपरेट करेगा एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद इन दी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर बेसिकली एक इकोसिस्टम बनाने की हम बात कर रहे हैं ऑफ इंडिया इंडियन सेमीकंडक्टर।
तो इंडिजिनस आईपी जनरेशन हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे होगा। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज का कोलैबोरेशन होने की वजह से जो टेक्नोलॉजी का लेवल है इंडिजिनस लेवल पे भी वो भी इंक्रीज होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट और स्कीम्स दी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्कीम है ये सेमीकंडक्टर फैब्स को सेटअप करने की, वो ऑफर करती है फिजिकल सपोर्ट ऑफ 50% जो भी पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। तो सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन स्कीम ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए। तो मॉडर्नाइजेशन सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज का, जैसे कि मोहाली के अंदर भी हमने एग्जाम्पल देखा था रिसेंटली न्यूज़पेपर के अंदर, जहाँ पे ब्राउन फील्ड फैब को बेसिकली एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी एंड उसको अप्रूव किया गया था ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को हम एनहांस कर पाए मोहाली के अंदर। तो सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्रीज क्रिटिकल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कंडक्टर के बीच में और इंसुलेटर के बीच में। कंडक्टर जो कि मेटल को हम बोलते हैं, इंसुलेटर जो कि नॉन मेटल्स को बोलते हैं। तो इनका ये जो गैप होता है, जो बैंड गैप होता है, मतलब वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो हमें एक जगह मिलती है जहां पे अलाउ किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर पाए सर्टेन कंडीशंस में। तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल हो जाता है क्योंकि अबंडेंटली हमारे पास अवेलेबल है, स्टेबल भी होता है एंड उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा जर्मेनियम, सिलिकॉन कार्बाइड जैसे मटेरियल्स भी हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। डिवाइस अगर डिजाइन की भी बात करते हैं यहाँ पे, तो ट्रांजिस्टर्स को यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया जाता है, जो कि बिलियंस या मिलियंस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, रेजिस्टर हो गया, एक सिंगल चिप पे उसको लगाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, जैसा कि इस इमेज में भी हम देख सकते हैं। इसलिए एडवांस्ड स्किल्स का होना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी 300 कॉलेजेस इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि टैलेंट गैप को भी हम कम कर पाए। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एलईडी हो गया, लेजर डायोड हो गया, वहां पे हम बोल सकते हैं उन सेक्टर्स में भी ग्रोथ देख पाएंगे जब हम सेमीकंडक्टर्स की जो पावर है उसको यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट, अ पुश फॉर मोर क्लाइमेट एक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट एक्शन के बारे में। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ITLOS, दैट इज इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। इसके अलावा COSIS, दैट इज कमीशन ऑन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल लॉ। तो नए एलिमेंट्स एंड नया एडवाइजरी ओपिनियन जो क्लाइमेट चेंज के अंदर दिया जा रहा है ITLOS के अंदर, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, लीगल सिग्निफिकेंस उसका क्या हो सकता है हमारे लिए एंड वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले ITLOS की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो कि UN कन्वेंशन, जो UN क्लॉस है, उसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, ताकि जो जो भी हमारे डिस्प्यूट आ रहे हैं उनको उनका बेसिकली हम इंटरप्रिटेशन कर पाए और एप्लीकेशन कर पाए इस कन्वेंशन के अंदर। COSIS की बात करते हैं, कमीशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल लॉ। तो इसको 2021 में ही स्टैब्लिश किया गया था एंड जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं उनकी एसोसिएशन है ये, जो कि ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे छोटे आइलैंड्स जो कि ज्यादा वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो एड्रेस करता है और मिटिगेट करने की बात करता है चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज को लेके जो कि स्मॉल आइलैंड्स फेस करते हैं। तो नए एलिमेंट्स यहाँ पे क्या बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन की बात में इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है कि ITLOS जो है वो एक्सटेंड करता है कि उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्लिगेशन जो है इट इज अंडर UN क्लॉज। एंड वो ऑब्लिगेशन ये है कि ना कि सिर्फ कॉसेस एग्रीमेंट जो है उसकी सारी पार्टीज को वो इंक्लूड करे, बट वो ये भी एम्फोसाइज करता है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन
की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई हो भी रही हैं कि नहीं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशन जिसमें मरीन पोल्यूशन आ जाता है, उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज करने की बात हो रही है एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस को, जिसमें स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ मरीन पोल्यूशन। तो आर्टिकल 194 सब क्लॉज 1 ऑफ यूएन क्लॉज की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज नेसेसिटेटिंग दी मेजर्स जिसको लेना चाहिए टू प्रिवेंट, रिड्यूस करने के लिए एंड ऑल्सो एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा थ्रेशोल्ड जिसकी हमने कल भी बात की थी, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हमने सेट किया था, ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर गोल। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लाइमेट एक्शंस को हम अलाइन कर पाए, ताकि ये एम्बिशियस 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड हम मेंटेन रख पाए। तो इसके लिए इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड स्टैंडर्ड्स को रेज करना जरूरी हो जाता है, जो कि डिफरेंट स्टेट्स की ऑब्लिगेशन है अंडर द यूएन क्लॉज। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे ऑब्लिगेशन को बढ़ाया जाए और कलेक्टिव तरीके से एड्रेस किया जाए क्लाइमेट चेंज को। एंड ITLOS जो है वो ये भी डिस्क्राइब करता है कि ऑब्लिगेशन जो है वो होनी चाहिए ताकि आप नेसेसरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर पाओ, और जो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है उसको आप मेंटेन कर पाओ, ताकि जो हाई रिस्क है जैसे कार्बन का ग्रीन हाउस गैसेस में मरीन एनवायरनमेंट के अंदर, उसको आप कम कर पाए। तो इक्विटी का होना जरूरी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और केपेबिलिटी का बढ़ना जरूरी है, ऑब्लिगेशन का बढ़ना जरूरी है। इसके अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जैसे एडवाइजरी ओपिनियन जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि बाइंडिंग लीगल नेचर नहीं होता है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जुडिशियल सिस्टम का एंड बाकी पार्टीज का, वो गाइड कर सकता है कि आगे लीगल इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, स्टेट का एक्शन इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हम जज करेंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑब्लिगेशन का बढ़ाना जरूरी हो जाता है अंडर यूएन क्लॉज। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारी एंड ऑल्सो जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका स्टैंड ऊपर रखा जाए, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल है एक तरीके से क्लाइमेट चेंज से। जैसे नीदरलैंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, इट हैड टू रिड्यूस GHG emissions to 25% below the 1990 levels by 2020, बट प्रेजेंटली बात करते हैं तो उसकी प्लेज 17% रिड्यूस करने की है। तो यहाँ पे यही गैप आ जाता है कि जो ऑब्लिगेशन है स्टेट्स की वो बढ़नी चाहिए। एंड एक चैलेंज हमारे लिए ये आ जाता है कि जो एडवाइसरी दी जाती है वो बाइंडिंग नहीं होती, लीगल नेचर नहीं होता उसका। नेक्स्ट, इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फीजिबल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रीसेंट कोलिजन और अलायंस गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई हमारी, तो बिहार और आंध्र प्रदेश ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अलायंस को फॉर्म करवाने के अंदर, जिसमें अ, नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड पार्टी थी एंड चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देसम पार्टी थी, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो पास्ट में इनकी हमें 3-4 साल पहले से ही डिमांड रही है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, बिहार की भी एंड ऑल्सो आंध्र प्रदेश की भी। तो यहाँ पे बात उठती है कि क्या ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फीजिबल होगा भी कि नहीं। जैसे कि 90% ऑफ द फंड्स फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है इट विल बी गिवन बाय द सेंटर, जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होंगी। एंड 14th फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया था कि अबॉलिश कर दिया जाए ये स्पेशल स्टेटस कैटेगरी को। जो स्टेट्स हैं 11 स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑलरेडी है, जिसमें से 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 3 हिली स्टेट्स हैं विच एंजॉय द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो आइडिया था, जैसा कि यहाँ पे पूरा टाइमलाइन दिखाया जा रहा है हमें, वो 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा आया था, जो कि महावीर त्यागी जी ने चेयर किया था, जिसमें हमने बात की थी कि बैकवर्ड स्टेट्स को बेनिफिट देना चाहिए। उस टाइम पे
हम बोल सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया असम को, जम्मू को, देन कश्मीर को एंड नागालैंड को। तो जो आइडिया था उसको पहली बार फॉर्मलाइज किया हमने गडगिल फॉर्मूला से, जिसमें वो फंड कैलकुलेशन को क्लैरिफाई करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो बेसिक फॉर्मूला यही आया गया कि मोर स्टेट्स वर गिवन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब उन्होंने स्टेटहुड अटेन किया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम एंड देन उत्तराखंड ऑल्सो। तो करंटली 11 स्टेट्स के पास है। एंड न्यूएस्ट अगर एडिशन हम बात करें जो रिसेंटली हुआ है वो तेलंगाना, जब तेलंगाना को कार्व आउट किया गया फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो स्टेट के जो फाइनेंसेस थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से तेलंगाना को भी ऐड किया गया। अब अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, क्यों स्टेट्स चाहती हैं कि उनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, तो ये इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है एज मच एज 90% इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रांट एंड 10% लोन मिलता है, दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि सेंटर पे करती है। और नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं तो उनमें 30% ग्रांट मिलता है एंड 70% लोन। ऐसे हम नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं दोनों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स के बात में एंड ऑल्सो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स के बात में। देन अनस्पेंट फंड की यहाँ पे चैलेंज आ जाता है जो कि एक लैप्स क्रिएट करता है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। स्पेशल प्लान असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ऐसे स्टेट्स को जिनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है। टैक्स कंसेशन मिलता है उनको, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जिसकी वजह से जो भी हमारा गुड्स जीएसटी टैक्स रिजीम है उसके अंदर। अब अगर स्पेसिफिकली बिहार और आंध्रा की यहाँ पे बात करें कि ये दोनों स्टेट्स क्यों क्यों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टैग की डिमांड कर रहे हैं, तो जो बिहार है वो 2000 से ही हम बोल सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करता है। एक तो वो मिनरल रिच है, झारखंड से जब उसको कार्व आउट किया गया था 2000 के अंदर, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर भी उसको पुअर स्टेट की रैंक दी गई थी। तो वो फाइनेंशियली डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम बोल सकते हैं कि स्ट्रगल कर रहा है तब से। एस्टिमेट किया जाता है कि 52% जो पॉपुलेशन है बिहार की, इट इज लिविंग विदाउट प्रॉपर एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। बट अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के क्राइटेरिया की जैसे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हिली टेरेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, सीजेबल शेयर होना चाहिए ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, एंड स्टेट का बैकवर्ड होना जरूरी है इन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोस्पेक्ट, नॉन वायबल नेचर ऑफ द स्टेट्स फाइनेंस, तब उस स्टेट को कंसिडर किया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए। बट जो क्राइटेरिया है, जो हिली टेरेन का क्राइटेरिया है, जियोग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया का क्राइटेरिया है, वो बिहार मीट नहीं करता है। देन आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो उसका बाइफिकेशन हुआ 2014 के अंदर, जब सेंटर ने बेसिकली प्रॉमिस किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा आंध्र प्रदेश को, ताकि जो भी उसका लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है एंड हैदराबाद को लेके जो डेवलपमेंट कंसर्न्स थे उसके लॉस की वजह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आंध्र प्रदेश को ग्रांट किया जाएगा। एंड आज के टाइम में बात करते हैं तो एक एग्रेरियन स्टेट की लाइंस पे आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हम बोल सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर उसको मिलेगा तो उससे उसको ग्रांट्स जो हैं एड के अंदर और हाई लेवल पे मिलेंगी जो सेंटर है उधर से। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के लिए भी अभी के टाइम पे इम्पोर्टेंट है एंड इसीलिए वो डिमांड करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। फीजिबिलिटी की बात होती है जो कि इम्पोर्टेंट कंसर्न है हमारे लिए, जैसे फाइनेंस कमीशन का रोल आ जाता है। तो 14 फाइनेंस कमीशन जो था हमारा, उसने बोला कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो एक बर्डन क्रिएट करता है सेंटर के रिसोर्सेज के ऊपर। तो एंड इसी इसी को ही हमने यूज भी किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिजेक्ट कर दे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ज्यादातर स्टेट्स का।
तो टैक्स डिवोल्यूशन टू दी स्टेट्स वो राइज हो गया टू 42% एज रिकमेंडेड बाय 14th फाइनेंस कमीशन, एंड 15th फाइनेंस कमीशन जिसने 41% रिकमेंड किया था उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो 16th फाइनेंस कमीशन की जो बात हो रही है, इट हैज ऑलरेडी सेट अप एंड इट इज वर्किंग ऑन अ फॉर्मूला जिससे जो टैक्स डिवोल्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में 5 साल के पीरियड के ऊपर, उसको और सिंपल कैसे बनाया जाए। तो जो ग्रांट्स दी जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की स्टेट्स को, उसको और सिंपल कैसे बनाया जाए उस पर 16th फाइनेंस कमीशन वर्क कर रहा है ऑलरेडी। तो ये इंपॉर्टेंट की हाईलाइट हो जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के ऊपर। किसको मिलता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, फाइनेंशियल कमीशन का रोल क्या है, आंध्र प्रदेश एंड बिहार क्यों डिमांड कर रहे हैं ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, एंड क्या ऐसे बढ़ाते जाना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का नंबर वो हमारे लिए सेंटर के लिए फीजिबल होगा भी कि नहीं। एंड करंटली 11 स्टेट्स के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम वार्प स्पीड टू रीसेट द स्टेट ऑफ इंडिया एंड यूएस टाइज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 1 साल पहले नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया था यूएस को। जब से हम बोलते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एरा शुरू हुआ था यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप के अंदर, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन की बात हुई थी एंड ऑल्सो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की बात हुई थी। तो 1 साल पिछले लास्ट ईयर की बात करते हैं तो पूरा रिव्यू हमें यहाँ पे दिया गया है जिसमें आई सेट इनिशिएटिव से स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूएस और इंडिया का इनिशिएटिव क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसने बेसिकली एक नया फेज स्टार्ट किया बायलेटरल रिलेशनशिप्स के अंदर। बट रिलेशनशिप प्रोग्रेस की अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्लो रहा है जितना हमने एंटिसिपेट किया था, एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आल्सो एंड इंटरनल फैक्टर्स आल्सो। तो सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, तो लास्ट सितंबर में हमने देखा था कि 25 इयर्स कंप्लीट हो गए थे सिंस द टर्न अराउंड इन यूएस एंड इंडिया टाइज पोखरण टेस्ट के बाद, जो कि इनिशिएट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्पीच में इन 1998, जिसमें इंडिया और यूएस को उन्होंने नेचुरल एलाइज बोला था। तो स्ट्रैटेजिक टाइज का स्ट्रेंथन होना जरूरी हो जाता है जिसमें डायलॉग जो है डिफरेंट एरियाज में जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे इमर्जिंग इनोवेशन जैसे कि ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आउटर स्पेस, इन सब में हम बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ सकती है और भी ज्यादा। ट्रस्ट जो है उसका फैक्टर इंक्रीज हुआ है दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस के अंदर, जो कि एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट रहा है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर फॉर द मैरीटाइम ऑपरेशंस, या फिर हार्डवेयर परचेसेस को लेके रिगार्डिंग द मिलिट्री। हम्म तो इंडिया का जो न्यूट्रलिटी स्टैंड था ओवर रशिया, रशिया रशियाज वॉर इन द यूक्रेन की अगर बात करते हैं तो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पे जैसे कि रशिया का वॉर है वो एक मेजर एरिया रहता है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है यूएस के स्टैंड पे और इंडिया के स्टैंड पे। यूएस जो है वो फ्रेम करता है वॉर को इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स, एंड इंडिया जो है वो कंसिडर करता है डिसरप्शन टू द ग्लोबल पावर ग्लोबल साउथ, जिसमें फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी सिक्योरिटी जिसके लिए हम वहाँ पे डिपेंडेंट हैं वो डायरेक्टली डिसरप्ट हुआ है। तो कॉम्प्रोमाइजेस और डिलेज जो हैं दोनों के टाइज के बीच में, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जैसे कि ऑब्जेक्शन विड्रॉ किया गया, जो इंडिया परचेज करता है रशियन ऑयल और एक्सपोर्ट करता है उसको, जबकि इंडिया ने डिले किया द एनुअल इंडिया एंड रशिया समिट फॉर 2 इयर्स। तो हम कॉम्प्रोमाइजेस और डिलेस दोनों साइड से ही देखते हैं। तो मॉरल स्टैंड की जैसे यहाँ पे बात करें, यूएस जो है वो सपोर्ट करता है इसराइल के एक्शन इन गाजा एंड जो कंटिन्यूड सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं मिटिगेट कर जा रही हैं उसके मॉरल स्टैंड से। तो हम बोल सकते हैं कि रीसेंट चैलेंजेस या फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं दोनों कंट्रीज के टाइज के बीच में। तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जो कि साउथ चाइना सी के अंदर देखा जा रहा है, जिसमें चाइना जो है वो थ्रेट दे रहा है अगेंस्ट दी ताइवान साउथ चाइना सी के अंदर,
तो इसमें इंडिया और यूएस का कॉपरेशन क्वाड के लेवल के थ्रू बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस अभी फेस कर रहा है। जो प्रेसिडेंट बाइडेन का डिसीजन था कि वो उन्होंने इंडिया का रिपब्लिक डे 2024 का इनविटेशन को डिक्लाइन किया, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्वाड समिट जो है इट इज उसकी क्रेडिबिलिटी एंड उसके फ्यूचर स्कोप को लेके कितना सीरियसनेस दिखाया जाएगा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो क्वाड को भी देखा जा रहा है रीशेड्यूल कर दिया गया है आफ्टर द यूएस इलेक्शंस दैट विल बी हेल्ड इन नवंबर। तो नवंबर के बाद क्वाड मीटिंग क्वाड समिट को बेसिकली रीशेड्यूल किया गया है। एंड ऑल्सो जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि डिफरेंसेस कुछ जगह पे देखने को मिले हैं। देन नेक्स्ट, निवेडा। तो निवेडा की बात करते हैं तो जीपीयू चिप्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीडिंग है पूरे वर्ल्ड में, बिगेस्ट एंटरप्राइज ग्लोबली है जो कि चिप्स बनाता है। तो जीपीयू दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हर जगह पे यूज किया जाता है, टेक्निकल मशीन्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर बात करते हैं हम टीएमसी की, दैट इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, वो इसका चिप मेकिंग पार्टनर है जो कि हेल्प करता है। नेवेडा की भी और ज्यादा सेल्स होती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी भी रैंप अप करता है वो। नेवेडा की बिगेस्ट कस्टमर्स की बात करते हैं तो उसमें गूगल का अल्फाबेट, इसके अलावा ई कॉमर्स में जैसे अमेजोन आ जाता है, सोशल मीडिया जायंट्स जैसे मेटा प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, टेक कॉन्ग्लोमरेट्स जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है। तो 40% ऑफ जो सेल्स हैं नेवेडा की, इट इज अकाउंटेड टू बी वन ऑफ दीज फोर्स। एंड एआई चिप जैसे हमने बात की थी जिससे चिप मेकिंग प्रोसीजर हमारा फास्ट हो जाएगा, तो बोल सकते हैं आगे आने वाले टाइम में एआई, आईओटी, एमएल इन सब की यूज की वजह से जो हम एआई चिप बनाने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में नवेडा के ऊपर भी रिलायंस हमारी कम हो जाए। नेशनल लेवल पे हम इमर्जिंग कंपनीज देख सकते हैं चिप मेकिंग को लेके। इंडिया के शेयर की बात करते हैं तो इंडिया कंपैरेटिवली अभी एक स्मॉलर मार्केट है एंड इट कंप्राइजेस लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू जो कि जनरेट किया जाता है रिगार्डिंग दी नेवेडा चिप इंडस्ट्री को लेके। तो इंटेल है, एएमडी है, ये नेवेडा के बिगेस्ट राइवल कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये भी चीप चिप्स बनाते हैं एंड उनको सेल करते हैं, तो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है दोनों के बीच में। तो टीएसएमसी ताइवान में बेस्ड है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है चिप मेकिंग के लिए। देन नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन ओशन एंड यू विल अंडरस्टैंड मच अबाउट अर्थ। तो यहाँ पे ओशनोग्राफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडियन ओशन का क्या रोल है, इमर्जिंग क्या पैटर्न है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। तो इंडियन ओशन जो है इट इज अमंग द फास्टेस्ट वार्मिंग ओशन, जिसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस है, हीट वेव्स ज्यादा आती है, मरीन हीट वेव्स, रेन ओवर द सब कॉन्टिनेंट इरेटिक हो जाती है। मरीन हीट वेव्स जो है वो दूसरा कंसर्न बन जाता है कोरल्स के लिए, फिशिंग के लिए। तो इंडियन ओशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे जो पैसिफिक ओशन है वो कंट्रोल करता है ग्लोबल वार्मिंग को। तो इंडियन ओशन में रैपिड वार्मिंग हमने देखी है। इंडियन ओशन क्रिटिकल है आज के टाइम पे अंडरस्टैंड करने के लिए कि ओवरऑल अर्थ का जो ओशन रिस्पॉन्स है वो कैसे चेंज हो रहा है विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो इंडियन ओशन फेमस भी है ड्रामेटिक मॉनसून विंड्स के पैटर्न के लिए, विंड और रेन जो साथ में लेके आता है, एनसो, एल नीनो एंड ला नीनो साइकिल, ला नीना साइकिल। देन वार्म समर मंथ्स जो हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी एंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड ऑल्सो जो सदर्न पार्ट है हमारे ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का। तो लैंड टू ओशन डायरेक्शन में विंड्स जो है वो आती हैं ड्यूरिंग द विंटर, एंड ओशन टू लैंड मतलब
सी टू लैंड ब्रीजेस आती हैं ड्यूरिंग दी समर्स, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन का जो पार्ट है वहां पे साइक्लोन्स देखे जाते हैं। जबकि पैसिफिक ओशन से कंपेयर करते हैं तो उतने साइक्लोन्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स इज लेस इफ यू कंपेयर इट टू द पैसिफिक ओशन। बट फिर भी इंडियन ओशन के अंदर भी जो नंबर ऑफ साइक्लोन्स है एंड उनकी कैपेसिटी जो है वो रैपिडली इंटेंसिफाई होती जा रही है। तो जो स्मॉल इंडियन स्मॉल नॉर्थ इंडियन ओशन जो है वो इंश्योर करता है वो वाला पार्ट कि हमारा जो साइक्लोन्स आ रहे हैं दे डू नॉट ग्रो इनटू एनी सॉर्ट ऑफ हरिकेन्स या फिर टाइफून्स। तो नॉर्थ इंडियन ओशन का जो स्मॉल पैच है उसका रोल आ जाता है कि टाइफून और हरिकेन्स जो है वो इतना इंटेंसिफाई तरीके से हमारे इंडिया के अंदर नहीं देखे जाते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज है अलोंग द रिम ऑफ साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ये बेसिकली वल्नरेबल होते हैं एंड जो साइक्लोन्स है उससे ह्यूमन लॉस भी काफी ज्यादा देखा जाता है। जो सदर्न बाउंड्री है यहाँ पे, अब नॉर्दर्न बाउंड्री की बात करते हैं इंडियन ओशन की, तो बेसिकली उसको इनक्लोज करता है जो एशियन लैंड मास है वो, एंड छोटा सा कनेक्शन होता है पर्शियन गल्फ और रेड सी के थ्रू। बट जो सदर्न बाउंड्री है वहां पे बेसिकली ओशियनिक टनल्स की यहाँ पे बात हो रही है जो कि कनेक्ट करती है हमारे पैसिफिक ओशन को एंड साउदर्न ओशंस को। तो इंडोनेशिया थ्रो फ्लो मतलब ट्रांसपोर्ट जो है, इस थ्रो फ्लो के थ्रू हम बोल सकते हैं कि वाटर और हीट दोनों ही पैसिफिक ओशन से ट्रांसपोर्ट करके आ जाती है हमारे ईस्टर्न इंडियन ओशन वाली साइड पे, जो कि तीन चीजों को इम्पैक्ट करता है। एक तो सैलिनिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड देन सर्कुलेशन ऑफ वाटर। तो जो ओशियानिक करंट्स है उसको भी, देन डायरेक्टली कोरल रीफ्स को भी इम्पैक्ट करेगा एंड ऑल्सो द फिशरीज। देन साउदर्न ओशन कनेक्शन, ये क्या करता है, ये बेसिकली अलाउ करता है कि जो ठंडा ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट है, ये सॉल्टियर वाटर है, इट फ्लोज इनटू द इंडियन ओशन बिलो 1 किलोमीटर्स डेप्थ, जिससे पैसिफिक वाटर्स के साथ ये मिक्स होता रहता है एंड साउथवर्ड डायरेक्शन में एग्जिट करता रहता है। तो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये हमारा मरीन लाइफ है जिसमें डाइवर्स फिशरीज हैं जैसे मैक्रियल, सार्डाइंस, ट्यूना, एनकोवाइज, इनको बेसिकली सपोर्ट करता है जो इंडियन ओशन के अंदर हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट पाया जाता है इन मरीन लाइफ, जैसे कि डॉल्फिन्स, कोरल रीफ्स लक्षद्वीप के पास, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास, रियूनियन आइलैंड्स के पास, जो कि पॉपुलर बीचेस बन जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट देखा जा रहा है, तो ये जो अंडर वाटर टनल्स हैं जिसकी वजह से इंटरमिक्सिंग हो रही है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में, कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं ये, बेसिकली ये जो हीट इनके थ्रू आ रही है ये हेविली इन्फ्लुएंस होती है हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है पैसिफिक से वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गेन्स एंड शेड हीट जो है वो वाटर के थ्रू आती है जो साउथ में मूव करती है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ वो एक्स्ट्रा हीट ऐड करती है पैसिफिक ओशन से एंड लेस कोल्ड वाटर ऐड करती है फ्रॉम दी साउदर्न ओशन। तो फास्टेस्ट वार्मिंग ओशन इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंडियन ओशन बनता जा रहा है, जो कि इफेक्ट होता है बाय द हीट वेव्स, एक्सट्रीम रेन्स, कोरल्स, फिशरीज। कैसे इन्फ्लुएंस होता है, विंड सर्कुलेशन की वजह से, जो कि अफेक्ट करता है जो पैसिफिक ओशन का हीट एब्जॉर्प्शन रेट है और ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल है डायरेक्टली उसको। तो एक्सेलरेट करता है हीट सिंकिंग को नॉर्थ अटलांटिक ओशन की साइड में, जो कि और ज्यादा बढ़ा देता है उस ओवरऑल रीजन के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग को। तो यहाँ पे देखा भी जा रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है इसके ऊपर। तो 3 मिलियन ईयर्स पहले नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, न्यू ग्वेनिया का, जिसने सेपरेट किया इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को एंड डायरेक्टली चेंज कर दिया जो अफ्रीका का, ईस्टर्न अफ्रीका का क्लाइमेट है, फ्रॉम रेनफॉल टू सवाना। सो ये थ्योरी हाइपोथेसाइज की जाती है जिसने बोला जाता है कि ह्यूमन एंसेस्टर्स को भी इन्फ्लुएंस किया
एंड बाइपेडल मूवमेंट बेसिकली उन्होंने डेवलप की ताकि वो इफेक्टिवली और ट्रैवल कर पाए दूसरे डिस्टेंसेस तक। तो इंडियन ओशन के लिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंडियन ओशन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसको बाउंड किया जाता है 3 साइड से। नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, देन ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, अप्रोक्सीमेटली